वेलकम बैक टू फिल्म एक्सप्लेनर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2014 में आई मूवी द वाटर डिवाइनर के बारे में, जो एक ट्रू इवेंट पर बेस्ड है। ये कहानी है एक आदमी की जो अपने 3 बेटों को ढूंढने निकलता है, क्योंकि जंग खत्म होने के 4 साल बाद भी उसके बेटे घर नहीं लौटते। तो कहानी की शुरुआत होती है 1915 तुर्की से। ये वो समय था जब तुर्की के गलीपोली में वॉर चल रहा था। इस वॉर में ओटोमन अंपायर और ब्रिटिश अंपायर जैसी बड़ी शक्तियां शामिल थी। गलीपोली का युद्ध 1915 से 1916 के बीच लड़ा गया था। अब क्योंकि ये पहला विश्व युद्ध था, इसलिए इसमें कई देश शामिल थे, जैसे कि ओटोमन अंपायर की तरफ से जर्मनी और हंगरी जैसे देश लड़ रहे थे, तो वहीं ब्रिटिश अंपायर को फ्रांस और रशिया जैसे देशों का साथ था। इस जंग में ऑस्ट्रेलिया भी शामिल था, जो फ्रांस की तरफ से लड़ रहा था। इतना ही नहीं, इस वॉर में इंडियन सोल्जर्स भी शामिल थे। आखिरकार 7 महीनों के बाद अनजक यानी कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पीछे हट गए और यहाँ ओटोमन की जीत हुई। अब गलीपोली युद्ध को खत्म हुए 4 साल हो गए थे। हमें ऑस्ट्रेलिया का नॉर्थ वेस्टर्न विक्टोरिया दिखाया जाता है, जहाँ हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है जोशुआ कॉर्नर, जो एक किसान है। साथ ही वो एक वाटर डिवाइनर भी है, यानी कि पानी को खोजने वाला या फिर उसकी भविष्यवाणी करने वाला। वो डाउजिंग मेथड का यूज करके जमीन में पानी खोजता था और वो इसमें माहिर भी था, क्योंकि जहाँ वो रहता था वो एक बीहड़ इलाका था, इसीलिए उसे जमीन से ही पानी निकालना पड़ता था। जब वो पानी खोज लेता है तब वो बहुत खुश होता है और रात को अपने घर जाता है, जहाँ उसकी पत्नी लिजी उनके बेटे के जूते साफ कर रही थी। वो जोशुआ को बताती है कि बच्चे सोने चले गए हैं, लेकिन कहानी सुनने के लिए तुम्हारी राह दिख रहे हैं। तो जोशुआ बच्चों के कमरे में जाता है और उन्हें कहानी सुनाने लगता है, लेकिन वो कमरा खाली था। यहाँ हमें पता चलता है कि उनके 3 बेटे थे, जो 4 साल पहले गलीपोली जंग में मारे गए थे। लेकिन आज भी लिजी ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि उसके बेटे मर चुके हैं। उसकी दिमागी हालत भी खराब हो चुकी है और वो अब भी मानती है कि उनके बेटे जिंदा है। वो जोशुआ से कहती है कि तुम जमीन से पानी ढूंढ सकते हो, लेकिन मेरे बेटों को क्यों नहीं ढूंढ सकते। इस सवाल का जोशुआ के पास कोई जवाब नहीं था। अपने बेटों को खोने का उसे भी बहुत दुख था, लेकिन शायद उसने ये मान लिया था कि उनके बेटे जंग में मारे गए हैं, क्योंकि अगर वो जिंदा होते तो वो 4 सालों में घर आ ही जाते। जोशुआ को वो पल याद आते हैं जब उसके बेटे जंग में जा रहे थे। अब ऐसे ही अपने बेटों को याद करते करते वो सो जाता है और सुबह जब उसकी आंख खुलती है तब लिजी घर में नहीं थी। वो भागकर पास के तालाब पर जाता है, जहाँ लिजी की लाश पानी में तैर रही थी। उसकी पत्नी ने सुसाइड कर लिया था और इस हादसे से जोशुआ पूरी तरह से टूट जाता है। लिजी हमेशा से चाहती थी कि जोशुआ उनके बेटे को ढूंढे, इसलिए जब जोशुआ उसे दफना रहा था तब वो अपनी मरी हुई पत्नी से वादा करता है कि वो उनके बेटों को ढूंढने जाएगा और उनकी अस्थियों को उसके पास ही दफनाएगा। लिजी को दफना के वो अपने बेटों को ढूंढने निकल पड़ता है। यहाँ हम मेजर हसन और सार्जेंट जमाल को देखते हैं, जो आज जंग के 4 सालों बाद गलीपोली आए थे। वो यहाँ कर्नल ह्यूज से मिलते हैं। गलीपोली में मेजर हसन और कर्नल ह्यूज आमने सामने लड़े थे और कर्नल अच्छी तरह से जानता था कि मेजर हसन सबका बाप था, लेकिन अब युद्ध खत्म हो गया था, इसीलिए अब उनके बीच कोई भी दुश्मनी नहीं थी। कर्नल की यूनिट यहाँ ब्रिटिश सैनिकों की लाशें ढूंढ रही थी, ताकि उन्हें ढूंढ के उन्हें सम्मान पूर्वक दफनाया जाए, क्योंकि इस जंग में हजारों सोल्जर्स मारे गए थे, जिनमें सैकड़ों सोल्जर्स की लाशें भी नहीं मिली थी। अब क्योंकि जंग के दौरान मेजर हसन भी वहीं था, इसीलिए कर्नल ने उससे मदद मांगी थी ताकि वो बता सके कि कहां पर उन्होंने ज्यादा सोल्जर्स मारे थे। कर्नल कहता है कि हमने यहाँ 10,000 सैनिक गवा दिए हैं। तब मेजर हसन कहता है कि हमने यहाँ 70,000 से भी ज्यादा सैनिक गवा दिए हैं, जिनमें से कई सैनिकों की हमें लाशें भी नहीं मिली है। अब हम जोशुआ को देखते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया से तुर्की जा रहा था। तभी उसे एक किस्सा याद आता है, जब उसके 3 बेटे शिकार पर गए थे और तभी इस बीहड़ में एक रेतीला तूफान आ गया था। तब जोशुआ भागकर उन्हें लेने जाता है। उसके बेटे बहुत डर रहे थे। तब जोशुआ उन तीनों को चादर से ढक देता है और उन्हें हौसला देता है। हम सब जानते हैं कि वो एक बाप ही होता है जो हमें लड़ना सिखाता है, फिर हालात चाहे जो भी हो। अब 3 महीनों के सफर के बाद वो तुर्की के इस्तांबुल पहुंच जाता है, जहां पहुंचते ही एक बच्चा उसे जीत करने लगता है। वो जोशुआ से काफी रिक्वेस्ट करता है कि आप हमारे होटल चलो, हम आपको शानदार खाना और रहने के लिए एक साफ कमरा देंगे। लेकिन जोशुआ उसे इग्नोर कर देता है, क्योंकि वो सीधा गलीपोली जाना चाहता था। वो एक पुलिस ऑफिसर से पूछता है कि मुझे गलीपोली जाना है। तब वो बताता है कि आप वहाँ पर नहीं जा सकते। वहाँ जाने के लिए आपको ब्रिटिश के युद्ध कार्यालय में जाना होगा और वहाँ से आपको परमिशन लेनी होगी। तभी वो बच्चा, जिसका नाम ओरहन होता है, वो जोशुआ का बैग लेकर भागने लगता है। वो बस जोशुआ को अपने होटल में लाना चाहता था। जोशुआ भी उसका पीछा करते हुए उसके होटल तक आता है और अब वो होटल में रुकने के लिए मान जाता है, क्योंकि बिना परमिट के वो गलीपोली नहीं जा सकता था। अब वो होटल के अंदर जाता है, जहाँ आयशा नाम की एक औरत थी,
जो ओरहन की माँ थी। जोशुआ कहता है कि मुझे एक रूम चाहिए, मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ। ऑस्ट्रेलिया का नाम सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि वो उसका दुश्मन देश था और उसने भी जंग में बहुत कुछ खोया था। वो जोशुआ को बताती है कि मेरे बेटे से गलती हो गई, यहाँ पर कोई रूम नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर ओमन आता है, जो जोशुआ को एक रूम दे देता है। आयशे इस्तांबुल में एक होटल चलाती थी और साथ ही अपने फादर का ख्याल भी रखती थी, जिनकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी। वो जोशुआ के कमरे में टॉवल्स देने चाहती है, जहाँ वो उसे बताती है कि आपको एक बार नीले दरगाह जाना चाहिए, ये इस शहर की सबसे खूबसूरत जगह है। जोशुआ कहता है कि मैं यहाँ घूमने नहीं आया हूँ, मैं गलीपोली जाना चाहता हूँ। ये सुनकर आयशे चौंक जाती है। वो जोशुआ को बताती है कि वहाँ पर अब भूतों के अलावा और कुछ नहीं है। अगले दिन जोशुआ युद्ध कार्यालय में जाता है और ब्रिटिश ऑफिसर से गलीपोली जाने की परमिशन मांगता है। वो उसे अपने बेटों की तस्वीर दिखाता है और बताता है कि मैं उनकी अस्थियों को ढूंढ के अपने साथ ले जाना चाहता हूँ और उन्हें उसकी माँ के साथ दफनाना चाहता हूँ। लेकिन ऑफिसर उसे परमिशन देने से मना कर देता है। वो कहता है कि ऐसे हजारों कंकाल उस जमीन में दफन है और अब वही उनका घर है। मैं तुम्हें परमिशन नहीं दे सकता, तुम वापस अपने देश चले जाओ। तुर्की में माहौल अभी भी गर्म था और ब्रिटिश लोगों के खिलाफ रैलियां निकाली जा रही थी। तुर्की के लोग जंग को अभी भी नहीं भूले थे और वो ब्रिटिश लोगों से नफरत करते थे और इसमें आयशे भी शामिल थी। एक दिन जोशुआ जब ब्रेकफास्ट कर रहा था, तब आयशे के फादर उसे पूछते हैं कि तुम्हारी बीवी कहाँ है। तब वो जवाब देता है कि वो अब नहीं रही। ये सुन के आयशे को बड़ा झटका लगता है। आयशे पूछती है कि तुम्हारे कोई बच्चे हैं, लेकिन इस सवाल का जोशुआ के पास कोई जवाब नहीं था। तब उसकी हालत देखकर आयशे उसे बताती है कि अगर आपको गलीपोली जाना है तो आपको किसी मछुआरे को ढूंढना होगा। अगर आप उसे अच्छे पैसे देंगे तो वो आपको वहाँ ले जाएगा। ये सुनकर जोशुआ उसका शुक्रिया अदा करता है। अब वो गलीपोली जाने के लिए निकल जाता है। तभी पीछे से ओरहन भागता हुआ आता है, जो जोशुआ को एक तस्वीर देता है और कहता है कि आप वहाँ जाके मेरे पापा को ढूंढना, वो कई सालों से घर नहीं आए हैं और मुझे उनकी बहुत याद आती है। जोशुआ पूछता है कि तो फिर होटल में जो आदमी है वो कौन है। ओरहन कहता है कि वो मेरे चाचा है। यहाँ हमें समझ आता है कि आयशे एक विधवा है और उसका पति गलीपोली युद्ध में शहीद हो गया है, शायद इसीलिए वो ब्रिटिश लोगों से नफरत करती थी। अब जोशुआ वो तस्वीर अपनी जेब में रख लेता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ कर्नल के आदमी को एक नाव दिखाई देती है। दरअसल वो जोशुआ ही था। कर्नल कहता है कि वो जो कोई भी हो उसे मेरे टेंट में लेकर आओ। अब जोशुआ को कर्नल के पास लाया जाता है। कर्नल जोशुआ को बताता है कि मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता, तुम्हारे बेटों को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे उन्हें ढूंढने की, और अगर वो हमें मिल गए तो हम उन्हें दफना के उनके ग्रेव पर तख्ती लगाएंगे। जोशुआ बताता है कि मैं जानता हूँ कि वो कहाँ पर मारे गए थे। वो अपनी बुक में से एक नक्शा निकालता है और कर्नल को देता है। तभी उसके बेटों की तस्वीर नीचे गिर जाती है और जब मेजर हसन वो तस्वीर उठाता है तब वो उनके बेटों को पहचान लेता है। अब जोशुआ को वापस जाने के लिए बोला जाता है, लेकिन वो बहुत ही जिद्दी था। वो वापस नहीं जाता और समुद्र के किनारे ही बैठा रहता है। कर्नल अपने आदमी से कहता है कि उसे खाना और एक कंबल दे देना। अब अगले दिन मेजर कर्नल से कहता है कि हमें इस आदमी की मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो इकलौता ऐसा बाप है जो अपने बेटों को ढूंढने आया है। कर्नल कहता है कि उसके बेटों को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है और ये बात आप भी जानते हो। मेजर कहता है कि मैं उस जगह के बारे में जानता हूँ जहाँ उसके बेटों की मौत हुई थी। ये सुनकर कर्नल भी जोशुआ की हेल्प करने के लिए मान जाता है। वो जोशुआ को उस जगह ले जाते हैं जहाँ उसके बेटे मारे गए थे। तभी हमें युद्ध का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें जोशुआ के तीनों बेटे एक साथ लड़ रहे थे। जोशुआ भी उन पलों को महसूस कर रहा था। तभी आर्थर का पैर एक माइन पर पड़ जाता है और वो घायल हो जाता है। उसके दोनों भाई कवर में चले गए थे, लेकिन अपने भाई को बचाने के लिए वो दोनों कवर फायर देने लगे, लेकिन तभी एक मशीन गन उन दोनों को छलनी कर देती है। जोशुआ ठीक उसी जगह उन्हें खोदने को कहता है और वहां खोदने पर उन्हें एडवर्ड का कंकाल मिलता है। शायद जोशुआ ने ये महसूस कर लिया था कि वो कहाँ मरे थे। एडवर्ड के गले में जो डॉग टैग था उसी के जरिए लाश की पहचान की गई थी। उसकी खोपड़ी में एक आर पार होल था और ये सब दूर खड़ा जोशुआ देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू नहीं गिर रहे थे, पर उसका दिल रो रहा था। अपने बच्चों से ज्यादा जीना सुनने में अच्छा लग सकता है, लेकिन उससे बड़ा कोई श्राप नहीं है। वो एडवर्ड की लाश देखना चाहता था, लेकिन कर्नल उसे मना कर देता है, क्योंकि अब सिर्फ कंकाल ही बचा था। अब उसे वापस टेंट में भेज दिया जाता है। कुछ देर बाद कर्नल उसे खबर देता है कि हमें हेनरी मिल गया है। जोशुआ कहता है कि अभी भी आर्थर को ढूंढना बाकी है। कर्नल कहता है कि हमने हर जगह छान ली है, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। अब जोशुआ अपने बेटों को ऑस्ट्रेलिया ले जाने की बात करता है, लेकिन कर्नल कहता है कि तुम उन्हें यही दफन कर दो, क्योंकि अब यही उनका घर है। तो जोशुआ उसकी बात मान जाता है और उसके दोनों बेटों को दफना देता है
और अगले दिन यहाँ से निकलने के लिए अपना सामान पैक करने लगता है। तभी वहाँ पर मेजर आता है जो उसे एक लिस्ट दिखाता है। वो उसे बताता है कि ये लिस्ट उन सैनिकों की है जिन्हें बंदी बनाया गया था और इसमें आर्थर का भी नाम है। मतलब कि आर्थर जंग में नहीं मरा था बल्कि अब भी वो जिंदा है। ये सुन के जोशुआ दिल ही दिल बहुत खुश होता है और वापस आयशा के होटल में आ जाता है। अगले दिन वो युद्ध कार्यालय में जाता है ताकि वो आर्थर के बारे में पता लगा सके कि वो कहाँ पर कैद है, लेकिन ऑफिसर उसकी कोई भी मदद नहीं करता। वो जोशुआ से कहता है कि मैंने तुम्हें गलीपोली जाने से मना किया था, फिर भी तुम वहाँ क्यों गए। वो जोशुआ का पासपोर्ट छीन लेता है और उसे बताता है कि मैं गुरुवार को तुम्हारा पासपोर्ट और कोलकाता की टिकट लेकर तुम्हारे होटल आऊंगा और तुम्हें वापस ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाएगा। अब यहाँ जोशुआ को खाली हाथ ही लौटना पड़ता है, इसीलिए वो मेजर का पीछा करता है ताकि वो उसकी कुछ मदद कर सके। लेकिन तभी जमाल उसे पकड़ लेता है और वो जोशुआ को जान से मारने की बात करता है, लेकिन मेजर ऐसा होने नहीं देता और उसे वापस होटल पहुंचा दिया जाता है। जोशुआ के बारे में काफी कुछ जानने के बाद आयशा भी अब उससे नफरत नहीं करती थी। वो रात को जोशुआ के साथ काफी बातें करती है, जहाँ हमें पता चलता है कि उसका पति जंग में मारा जा चुका है, लेकिन वो अब भी मानती है कि उसका पति जिंदा है और ये उसकी मजबूरी भी थी क्योंकि उसके पति का भाई ओमर जो शादीशुदा था वो अब आयशा को अपनी दूसरी बीवी बनाना चाहता था। वो उस पर दबाव डाल रहा था कि ओरहान के भविष्य के लिए उसे ये शादी करनी होगी, लेकिन आयशा ये कहकर उसकी बात को टाल देती थी कि मेरा पति जिंदा है, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती। ऐसे ही शादी को लेकर उन दोनों के बीच एक दिन झगड़ा होता है और ओमर आयशा को पीटने लगता है। तभी वहाँ पर जोशुआ आ जाता है जो ओमर को धक्का दे देता है। इस बात से ओमर बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे पीटने की धमकी देता है। दूसरी तरफ आयशा भी जोशुआ पर गुस्सा करती है। वो उसे कहती है कि तुम बीच में क्यों आए, तुमने हालातों को और बिगाड़ दिया। वो गुस्से में उसे इस होटल से चले जाने को कहती है तो जोशुआ अपना बैग लेकर जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो होटल से बाहर निकलता है तभी ओमर और उसके आदमी उसे पीटने लगते हैं। तभी वहाँ पर जमाल आ जाता है जो जोशुआ को अपने साथ ले जाता है और जोशुआ का बैग ओरहान अपने होटल में वापस ले जाता है। मेजर और जमाल जोशुआ को बताते हैं कि पिछले रिकॉर्ड्स को देखते हुए तुम्हारे बेटे को एफियोन ले जाया गया था, लेकिन अब हम नहीं जानते कि वो कहाँ पर है और वो जिंदा भी है या नहीं। मेजर उसे बताता है कि तुम कल ऑस्ट्रेलिया चले जाओगे। मैं और जमाल अंकारा के पूर्व में जा रहे हैं क्योंकि मुस्तफा कमाल अपनी सेना इकट्ठी कर रहा है और उसे रोकना जरूरी है। हम एफियोन से ही गुजरेंगे जहां हम तुम्हारे बेटे को जरूर ढूंढेंगे। उस रात मेजर और जोशुआ काफी बातें करते हैं और उनके बीच एक अच्छी दोस्ती हो जाती है। मेजर जोशुआ को एक किस्सा सुनाता है जब गलीपोली का युद्ध चल रहा था। मेजर कहता है कि जब मैं पहले ऑस्ट्रेलियन से मिला वो एक नौजवान लड़का था जो मेरी तरफ बढ़ रहा था। वो हमारे निशाने पर था और उस पर 1000 बंदूकें थी। वो मेरे पास आया और हमने साथ में सिगरेट पी, लेकिन जब वो चला गया तब मुझे एहसास हुआ कि उसने मेरे सिगरेट चुरा लिए थे। उस रात जोशुआ अपना बैग लेने वापस होटल जाता है जहां आयशा उससे माफी मांगती है और जोशुआ के लिए खाना बनाती है। उस रात ये दोनों काफी बातें करते हैं, शायद वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अगली सुबह ब्रिटिश ऑफिसर होटल पर आता है क्योंकि आज वो जोशुआ को वापस भेजने वाले थे, लेकिन जोशुआ वापस जाना नहीं चाहता था, इसीलिए वो आयशा की मदद से भाग जाता है और उस ट्रेन में चढ़ जाता है जिसमें मेजर और उसके सैनिक जाने वाले थे। तभी मेजर देखता है कि एक गांव चल रहा है और कई लोग वहां से जा रहे हैं। ये देखकर वो समझ जाता है कि ग्रीक सोल्जर आसपास ही है। वो जोशुआ को बताता है कि एक वक्त था जब हम और वो एक थे, लेकिन अब हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं। तभी ग्रीक सोल्जर्स ट्रेन पर अटैक कर देते हैं और मेजर के कई सोल्जर्स को मार देते हैं। वो मेजर और जमाल को भी मारने वाले थे, लेकिन जोशुआ उन्हें बचा लेता है। लेकिन यहाँ जमाल मारा जाता है। अब जोशुआ और मेजर घोड़े लेकर एफियोन पहुँचते हैं ताकि शायद उन्हें वहाँ आर्थर मिल जाए। तभी जोशुआ एक विंडमिल को देखता है और वो समझ जाता है कि ये काम आर्थर ही कर सकता है। वो भागकर चर्च में जाता है जहाँ वो अपने बेटे आर्थर को देखता है और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे अपने बेटों की अस्थियां मिलने की उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन उसके बदले उसका बेटा जिंदा था। वो उसे गले लगाकर रोने लगता है। तभी वहाँ पर मेजर भी आ जाता है। आर्थर कहता है कि मैं वापस नहीं आऊंगा, मैं अपने भाइयों का ख्याल नहीं रख पाया। वो बताता है कि हेनरी के चेहरे पर गोली लगी थी, वो सिर्फ कुछ ही पलों तक जिंदा रहा और फिर हमें छोड़कर चला गया, लेकिन एडवर्ड का खून घंटों तक बहता रहा और वो दर्द से तड़प रहा था। उसकी सांसें रुक ही नहीं रही थी। मुझसे उसका दर्द देखा नहीं जा रहा था। उसने चीखते हुए मुझसे कहा कि मुझे गोली मार दो। तब मुझे उसे ना चाहते हुए भी सर में गोली मारनी पड़ी। अब आर्थर अपने भाई की मौत की जिम्मेदार खुद को मानता है, इसीलिए वो घर चलने से मना कर देता है। तब जोशुआ कहता है कि तुम्हारी माँ अब नहीं रही
और तुम्हारे सिवा अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं तुम्हारे बिना घर नहीं जाऊंगा। ये सुनकर आर्थर घर चलने के लिए मान जाता है। तभी वहाँ पर ग्रीक सैनिक आ जाते हैं जो उस गांव को तबाह करने लगते हैं। मेजर कहता है कि मुझे अब निकलना होगा और आप लोग भी यहाँ से जल्दी निकल जाओ। चलते टाइम वो जोशुआ को बताता है कि तुम्हारे बेटे पर सिगरेट का एक पैकेट और माचिस उधार है। मतलब कि वो आर्थर ही था जिसने 1000 दुश्मन सैनिकों के बीच मेजर के सिगरेट चुरा लिए थे। अब आर्थर और जोशुआ वापस होटल आ जाते हैं और जोशुआ को अपने बेटे के साथ देखकर आयशा बहुत खुश होती है और यहाँ वो मीठी कॉफी बनाकर जोशुआ से अपने प्यार का इजहार करती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर कर देना।